सीमा में यह मौत का मेला क्यों सजता है। हर मरता हुआ जवान फिर भी हंसता है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के दिल में यह तिरंगा बसता है। जम्मू कश्मीर से 35 किलोमीटर दूर केरल के अल फुजा इस गांव में राजलक्ष्मी नारायण को एक कॉल आता है कि अम्मा, मैं शायद इस बार हर वक्त की तरह ना आऊं, परंतु मैं तिरंगे पे लिपट खड़ा हूं, परंतु आपकी आंख से आंसू नहीं झलकने चाहिए, ये मुझको वादा दो। ये सुनते ही अम्मा के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वैसे हम लोग की आवाज आती है, लक्ष्मी नारायण और मोबाइल उठाने झुकती है। इसी वक्त सुनती है AK-47 की आवाज उनके कान में गूंजती है। कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर कॉल लगाती है और तब तक मलयालम शेर ने उनको साइलेंट करके अपनी जेब में डाल दिया था। ये और कोई नहीं, मलयालम शेर, जो कि यमराज के भय से टाइम और बढ़वा लेते हैं। ये ऐसे इंसान थे जो उन लोकल लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, यहाँ तक अपना बटुआ भी खाली कर देते थे। उनके साथ उठना बैठना खाना, उनके बच्चे के साथ क्रिकेट फुटबॉल सब करते थे। उनको पता है यहाँ पर रहना है तो लोकल इंसान की हर वक्त में मदद करेंगे। तभी 1:30-2 बजे कर्नल ऑफिसर नीरज जी का कॉल आता है। बताते हैं हाफू इस गांव में ISIS से जुड़े 2 आतंकवाद घुसे हैं, जिनका नाम अलदूजा और मौलवी है। इनका सीधा कनेक्शन ISIS से है। यह सुनते ही रूसी अपने सारी टीमों को अलर्ट करते हैं और निकल जाते हैं हापू इस गांव की ओर। वहां पर जाके देखते ही तो क्या, वहां के गांववासी इनको पथराव करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यहाँ पर वो CRPF को उनका हमला रोकने के लगाते हैं और 15 किलो का AD लेकर मेजर रूसी उन गांव वाले को चीरते हुए निकल जाते हैं। उनकी टीम अंदर जाने के बाद 2-2 में अपनी टीम को बांट देते हैं और हर घर की तलाशी लेते हैं। साथ में वो भी तलाश लेते हैं। 1-1.5 घंटे में पूरा गांव क्लियर कर लेते हैं। तभी एक मोहल्ले के गली में आके खड़ी होती है।
जिसका एक साइड जाता है जंगल की ओर, दूसरा साइड उन पथराव करने वाले की ओर। तभी 3-4 घर के दूर 2-3 गांव वाले खड़े रहते हैं। एक उनको बहुत घूरते रहता है, एक इंसान ऋषि उनको नोटिस करते हैं। तभी आंखों आंखों में गांव वाला के ऊपर इशारा करता है और ऋषि चल बैठते जंगल की ओर। गांव से दूर 200 मीटर जाके रुक जाते घर के सामने, पीछे पलटते। फिर वही गांव वाला हाँ में सर हिला देता है, जैसे कोई सिग्नल मिल चुका है, आतंकवादी मिल चुके हैं। तभी वहां पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस और आरआर के तीनों आरआर 42 के दोनों टुकड़ियां गांव में घेरा डाल देती है घर के पास। तभी मेजर ऋषि अनाउंस करते हैं कि आप जितने भी आतंकवाद हो आप बाहर निकल जाइए, ये मेरा वचन है, आपको कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक उनकी बात पूरी नहीं होती है, वो दूसरे मंजिल से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों साइड से फायरिंग होती है, मगर मेजर ऋषि को पता है अगर आतंकवाद इस घर में है तो पैर से लेकर सर तक हथियार लेस हो गए। तभी अपनी योजना के अनुसार 15 किलो का एडी लेकर घर के अंदर जाते हैं। उनको फायरिंग कवर दिया जाता है। अंदर जाने के बाद वो एडी लगा देते हैं और भागते हुए आते और बटन दबा देते हैं। एडी फूट जाता है। तभी उस घर का एक पत्थर उड़ते हुए उनके माथे पे आ लगता है और रक्त की बौछार होने लगती है। उनका ही एक बड़ी उनकी मलहम पट्टी करता है। मलहम पट्टी करते हुए उन्हें फिर याद आता है ये फायरिंग कब तक चलेंगी, कब तक, ये उनके मन में प्रश्न आता है। चाहते हैं घर में अंगार लगा देते हैं, शायद अब तो इन बचने को नीचे आएंगे। वो कुछ दिन में अंगार धह धह के जल के बुझ जाती है। तभी वहां पर उनके सीईओ आते हैं। उनको कहते हैं कि मुझे एक बार और अंदर जाना है, अब एक नहीं 2 ईडी लेके जाना है। मगर ये देख के उनके सीईओ नीरज एक पल सोचने लगते हैं, इतनी बहादुरी इस जवान में, साफ साफ मना कर देते हैं ईडी लेके और को जाएंगे। नहीं, ये मेरा मिशन है, मैं ही जाऊंगा। आखिर में उनकी ऋषि की जीत के आगे नीरज जी को हार मानना ही पड़ता है और अपने साथियों को 2 ईडी असेंबल करने के हुक्म देते हैं। 2 ईडी लेकर अपने हाथ में चलते हैं। वहीं पर उनका जिंदगी का फ्लैशबैक दिखने लगता है। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इनको अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी। स्टेट एआई में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन चुके थे। हर 90% व्यक्ति इस नौकरी को छोड़ना नहीं पाता, परंतु उन 90% लोगों में ऋषिकेश नहीं है। अगले साल ही आईआईबी का एग्ज़ाम दिया, मुंबई चले गए। वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा था, क्योंकि आर्मी का और देशभक्ति का कीड़ा इनको ऐसा चावा था जिसका जख्म हर रोज़ रात को सपने में देखा करते थे। अगले साल ही एसएससी का एग्ज़ाम देके IMA देहरादून में दाखिल हो जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। 2010 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। 2-3 साल
रेगिस्तान में अपनी सेवा देते हैं और इंडियन स्पेस फोर्स का वो हिस्सा बनते हैं। बस आने के बाद वो एक शादी करते हैं जिसकी पत्नी का नाम मेजर अंबिका जी होता है। ये भी इनके तरह आर्मी में जॉब करते हैं और अपनी सेवा देती है। दोनों ईडी को लेके जाते हैं और घर में प्लांट कर देते हैं और अपने वॉकी टॉकी में देते 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कीजिए। शुरू होता है 13, 12, 11, 10। उतने में वॉकी टॉकी में फिर कहते नहीं रोक दीजिए, क्योंकि कि मन में एक और आइडिया थी, इसको ज़्यादा अंदर प्लांट करेंगे तो ज़्यादा तीव्रता सा इस मकान ढह जाएगा। झुक के देखते ही तभी टूटी फूटी सीढ़ी से एक परछाई आती दिखती है। अपने गन का टिगर दबाते ही आगे से गोलियां चलने लगती है और मेजर ऋषि के दोनों पैर हवा में, सारा शरीर हवा में होता है। फिर वो जिद नहीं छोड़ते और गोली चलाना शुरू कर देते। इधर से भी मौलवी सीमेंट के बोरी की तरह नीचे गिर जाता है। मेजर ऋषि का चेहरा काफी जल गया था। एक हाथ से अपने शरीर का लोथड़ा उठाते हुए फायरिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है एक और आतंकवादी ऊपर जिंदा है, परंतु मर गया था। अपनी कमर के बल घसीटते हुए दरवाजे पे आते हैं। कवर फायरिंग देते हुए 2 सिपाही उनके पास आता है, मगर हाथ उठा के न आने का सिग्नल देते हैं। अपने आप को 3 फीट गड्ढे में गिरा लेते हैं। वहां से वो सिपाही आते हैं, उनको कार में बैठा के ले जाते हैं पास के हेलीपैड में। काफी फायरिंग चलती है। फिर बाद में पता चलता है एक सिपाही ऊपर ही खत्म हो चुका है। कार में वो जैसे ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये मेडिकल स्टाफ उनका देखते रहता है। हेलीपैड से उन्हें ले जाया जाता है हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के 92 बेड हॉस्पिटल में। तभी उनका एक साथी अंबिका को फ़ोन लगाता है। शायद यही सोचती थी कि कब कॉल उनका आएगा, मगर कॉल आता है मगर उनका नहीं होता। तो बताते आनंद फानंद में हम मेजर ऋषि को ला रहे हैं। वहाँ पे आते हैं, अंबिका को देखते हैं, उन्हें थम्स अप करते हैं, मगर वो रोते नहीं। उसी समय आके डॉक्टर आते। उन्होंने हर तरह केस देखे थे, मगर इस केस को देखकर कि चेहरे की रंग बदल चुका था। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल करने के बाद उन्हें दूसरे दिन सुबह दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। साथ में उनकी वाइफ अंबिका जी भी जाती है। उनका एक साइड का चेहरा पूरा जल चुका था। वहाँ पे उनकी अम्मा राजलक्ष्मी नारायण जी भी आती है, मगर उनकी पत्नी जो कोई आता है उनको रोने से मना करती है। मगर वो खुद कहीं दूसरे कोने में जा जाके खुद रोती है, क्योंकि जो दुनिया को नहीं पता था वो उनको उनके हस्बैंड ने बताया था। उनकी एक शौक था मॉडलिंग करना, चाहते थे मॉडलिंग करने के लिए, पर अब उनका चेहरा जल चुका था, मॉडलिंग नहीं करवाते थे। उनको घर में स्टेप करके बताते थे और दोनों बहुत जोर जोर से हंसा करते थे। ये सब यादें ले लेके अंबिका जी बहुत हंसती है। उनका इलाज हो जाता है, मगर चेहरा बदल नहीं पाते। इन्हें देखने के लिए इंडियन आर्मी के चीफ
पीबी राव आते हैं, सॉरी बिपिन राव आते हैं, मगर उस वक्त उनके आंसू निकल जाते हैं। मन में सोचते हैं अंबिका आई तो भी मेरे आंसू न निकले, माता जी आई तो भी मेरे आंसू न निकले, और आज मेरे आंसू निकल रहे हैं क्योंकि मैं अपने चीप को खड़े होकर सलाम नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे थे मेजर ऋषि हमारे, जो आज भी हमारे यादों में बसते हैं, आज भी वो अपनी सेवा दे रहे हैं।